नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। बोचहां विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के तमाम समीक्षा हमने आपके समक्ष रखा है, लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है, जो बोचहां की राजनीति से निकलकर सामने आया है। बोचहां में तमाम राजनीतिक दलों के अगर आप बयानबाजियों को सुनेंगे, तो वहां पर त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। समीक्षा में भी यही बताया जा रहा है, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में भी आरजेडी को लीड करते हुए बताया जा रहा है, खास तौर पर एग्जिट पोल की जब बारी आई तब से। और ऐसे में अब एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आ गया है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बोले भारत की टीम से, हमारे स्टूडियो से राजमोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। राजमोहन, आपका भी स्वागत है। राजमोहन, एक दरअसल सवाल है जो किसी के अभी कह सकते हैं कि दिमाग में नहीं आया है, लेकिन बोचहां के विधानसभा क्षेत्र में जनता से बात करने के बाद यह सवाल मेरे पास आया। मैं चाहता हूं कि जरा उस पर भी हम लोग आपस में अगर चर्चा करें और जनता तक पहुंचाएं, तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझ पाएंगे। सीधा सीधा सवाल यह है राजमोहन कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी बोचहां की धरती पर आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपने हक और सम्मान की बातें करते हैं, और कह सकते हैं एक तरह से कि मल्लाह समुदाय यानी सहनी समुदाय को जगाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन वीआईपी कर देती है, तो आने वाले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से यानी राजनीतिक परिदृश्य बदलेंगे तो वो क्या होंगे, राजनीति में कितना इसका असर पड़ेगा पटना में। जरा मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप समझाइए वहां से, ताकि आप सभी लगभग चीजों पर नजर बनाए हुए थे। राजमोहन जी। देखिए, बोचहां उपचुनाव को लेकर कई हमने समीक्षा तो पहुंचाई लोगों तक और लोगों ने उसे सराहा भी। हम लगातार आपस में जुड़ते रहे, लेकिन जो आपने सवाल किया वो बेहद जायज भी है। और जो आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी यहाँ पर लड़ते हैं और उनकी जो प्रत्याशी है गीता कुमारी अगर जीत जाती है, अगर वो अपना दम दिखा देते हैं, तो बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा। ये देखिए, ये जो सवाल है उसके जवाब जो है वो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते मिल जाएंगे प्रत्यक्ष तौर पर ग्राउंड पर। लेकिन उसका एक सारांश हम जरूर अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बात जाननी बेहद जरूरी है कि बोचहां की सीट आरजेडी के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी कि मुकेश सहनी और बीजेपी के लिए है। बीजेपी अपना जो पावर है, अपना जो कैडर वोट है, उसके दम पर वो वहां पर उतर गई अकेले। शायद वो भूल गई कि पिछले बार सहनी समुदाय का वोट उसे मिला था। मुकेश सहनी अपने को शहीद बताकर बोचहां की सीट पर उतर गए अकेले लड़ने के लिए। जो पूरा मल्लाह समुदाय है उसे एक तरफ करने की कोशिश करते रहे और उसमें वो कामयाब भी दिखे हैं। मल्लाह समुदाय को एकजुट करने में, अपने पीछे लाने में वो कामयाब दिखे हैं। भले परिणाम अभी नहीं आए, लेकिन ये चर्चा बेहद जरूरी भी है कि अगर मुकेश सहनी या तो जीत जाते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, या फिर वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि उनका प्रमुख मकसद है। ये कहना गलत नहीं होगा, प्रमुख मकसद मुकेश सहनी का बोचहां की सीट पर यही है कि बीजेपी को हराना है। और इसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा। देखिए, मुकेश सहनी की ताकत बोचहां की सीट पर अगर दिखती है तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। और बिहार की राजनीति ऐसे वैसे नहीं बदलेगी, वो उस रूप में आपको दिखाई देगी जिस रूप में शायद कभी दिखी ना। अभी तक बिहार में यह माना जाता था कि यादव, भूमिहार और मुसलमान यही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, और इसमें भूमिहार समुदाय को सबसे प्रमुख माना जाता था क्योंकि वो बोनस वोट था, जिसके पाले में गया उसकी सरकार बनी। लेकिन अभी तक मल्लाह समुदाय को लेकर यह चर्चा थी कि पिछले एक दशक से ये समुदाय पूरी की पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी को वोट करता है। और अगर मुकेश सहनी वो वोट बैंक अपने पास लेकर चले आते हैं, उनका नेता बन जाते हैं और पूरा का पूरा सहनी समुदाय उनके पीछे चलता है, तो फिर यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार की राजनीति में मल्लाह जाति का उभार होगा। वो भी सरकार बनाने और गिराने के लिए जानी जाएगी आगे चलकर। अब इसमें कुछ बातों को भी जानना हमें बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है
कि मुकेश सहनी अगर बोचहा जीतते हैं या बीजेपी को हराने में कामयाब होते हैं तो वो केवल बिहार के नेता नहीं रह जाए, वो मल्लाहों के एक बड़े नेता देश भर में उभरेंगे, क्योंकि अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का साथ उन्होंने नहीं लिया, और अकेले दम पर चुनाव लड़कर अगर जीत गए तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका डंका केवल बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी आपको बजते नजर आएगा। कोशिश तो वो कर ही रहे हैं, झारखंड में भी, यूपी के चुनाव में भी लड़ा। वो जानते हैं कि जीतेंगे नहीं बाहर, लेकिन अपनी पहचान तो बनाएंगे, तो उस पहचान पर मुहर बोचहा की सीट लगा देगी अगर वो जीतते हैं तो। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की राजनीति जो 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाला है वो पूरी तरह से आपको बदली हुई नजर आएगी अभिषेक। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आश्चर्यचकित मत होइएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ आपको नजर ना आए। आपने देखा किस प्रकार से जो नीतीश कुमार है और उनकी पार्टी के नेता है एनडीए के तरफ से बोचहा में कैंपेनिंग करते खास तौर पर नजर नहीं आए, एक दो जगह गए, फॉर्मेलिटी अपनाई, चले आए। नीतीश कुमार भी गए तो फॉर्मेलिटी निभाकर चले आए। मुकेश सहनी तो उन्हें धन्यवाद देते नजर आए वोटिंग से एक दिन पहले। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो खींचतान है वो किस कदर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए 2024 में मुकेश सहनी के वजह से टूटता है तो फिर उस समय का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर नीतीश कुमार कुछ अपने मुंह से बोल दे तो उसे ना कभी भी अफवाह नहीं मानना चाहिए। और नीतीश कुमार जब राज्यसभा की चर्चा ढेर सारे पत्रकारों के बीच में छेड़ दे तो उसे अफवाह तो बिल्कुल मत मानिए। ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की सोच बहुत दूर की है और हर कोई इस बात को जानता है कि वो राजनीति कितनी सोच समझ कर करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बोचहा की सीट तय करने वाली है। बोचहा अगर मुकेश सहनी जीत गए तो 2024 का लोकसभा चुनाव में आपको या तो दो गठबंधन के बीच लड़ाई दिखेगी या फिर त्रिकोणीय लड़ाई दिखेगी। दो गठबंधन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि नीतीश कुमार, वीआईपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी आपको एक साथ नजर आ जाए 2024 में। 24 में इसलिए भी मैं कहूंगा क्योंकि मैं आगे बताऊंगा क्या कारण रहा 24 कहने का, 25 में क्यों नहीं कह रहा हूं। एक तो ये रहा कि ये हो सकता है कि एक साथ आ जाए और ये तभी होगा जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत हो जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार सहमत नहीं होते हैं तो फिर आपको त्रिकोणीय गठबंधन बिहार में लड़ते दिखेगा। एक वो होगा जो आरजेडी के साथ होगा जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां और आरजेडी आपको नजर आएगी, लेकिन एक और गठबंधन उस समय बनेगा जिसमें जेडीयू, वीआईपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कांग्रेस आपको नजर आएगी। कांग्रेस और आरजेडी का हाल में जो गठबंधन टूटा है, जो उनके बीच में नोकझोंक दिखी है, वो आपको 24 में दिख जाएगी जब वो जेडीयू के साथ आ जाएंगे, वीआईपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ में। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, वीआईपी, हम और कांग्रेस के साथ गठबंधन 24 में कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर सहमत नहीं होते हैं तो उसका एक ही सबसे बड़ा कारण होगा कि नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उसके लिए वो 24 के चुनाव को रिस्क लेंगे। नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा चुनाव का रिस्क नहीं लेंगे, उन्हें जो भी रिस्क लेना होगा लोकसभा चुनाव का रिस्क लेंगे। वो जानते हैं कि लोकसभा में जीत भी गए तो हम प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, वो इस बात को जानते हैं, और हार भी गए तो हमारा क्या जाता है। हो सकता है कि बिहार में सरकार चली जाए, बीजेपी अपना समर्थन खींच ले, लेकिन 25 की तैयारी के लिए कम से कम उनको एक साल तो मिल जाएगा। वो एक साल तो वो पता कर लेंगे कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद पर अगर वो सहमत होते हैं तो वो राज्यसभा चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति आगे करते आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि वही एक सदन है जहां पर वो अब तक नहीं गए हैं। तो जब वो इस बात को छेड़े हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, और इसको आप अफवाह बिल्कुल मत मानिएगा अभिषेक। और मैं ये कह रहा हूं तो ये मैं कुछ लॉजिक के साथ ही कह रहा हूं, और
इस बात को भी आपको समझना होगा, क्योंकि खुद आपने उपेंद्र कुशवाहा से वो बयान लिया था कि अगर जिस प्रकार से पटना की राजनीति चल रही है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में खींचतान चल रही है, तो आगे सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था, आपको याद होगा। वो कहते हैं कि बिहार में एनडीए तभी तक है जब तक नीतीश कुमार नेतृत्व करते हैं, और जिस दिन उनका नेतृत्व खत्म हुआ, बिहार में एनडीए खत्म। देखिए, जेडीयू के नेताओं से भी हमारी बातचीत होती रहती है। वो साफ तौर पे एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार गांधीवादी है, सांप्रदायिकता के घोर विरोधी है, सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में बढ़ने नहीं देना चाहते। और इसी वजह से 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम आया, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया एनडीए से। हालांकि बाद में अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर वो उनके पास चले गए। लेकिन अगर अब ये बातें खुलकर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए होगा, तो वो आगे की एक जो रास्ता है उसे वो देख चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार को लेकर अब बिहार में जो लोग हैं वो थोड़े नाराज हो गए। अब लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया, अब इनके कार्यकाल में केवल अफसरशाही भारी है, अफसरशाही से लोग परेशान हो गए हैं। और शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा। कई बयानों में मुझे भी सुनने को मिला कि लालू यादव ने चलो बिहार को खुद ही लूटा, लेकिन नीतीश कुमार अफसरों का गैंग बनाकर बिहार को लुटवा रहे हैं। इस प्रकार के ऑन रिकॉर्ड बयान है हमारे पास। तो नीतीश कुमार पर बड़ा नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार भले तेजस्वी को सीएम बना देंगे, उनको ये मंजूर हो सकता है, लेकिन बीजेपी का सीएम वो कभी नहीं बनने देंगे। तो ऐसे में इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि नीतीश कुमार बस इस इंतजार में है कि बोचहा की सीट पर मल्लाहों का जो वोट है वो सहनी के पीछे आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो इस बात को ध्यान में रखिए, 15% के आसपास बिहार में मल्लाह समुदाय है, और ऐसे में अगर वो एक मुश्त वोट लेकर अपने साथ मुकेश सहनी घूमेंगे, तो उन्हें तो हर गठबंधन अपने तरफ बुलाएगा कि आजा भाई मेरे साथ, आजा भाई मेरे साथ। भले ही आज राबड़ी देवी ये कह रही है कि उनके पार्टी में बड़े बड़े मल्लाह समुदाय के नेता है, कौन है किसी को नाम मालूम नहीं होगा जनता के बीच में, लेकिन मुकेश सहनी का नाम हर कोई जानता है। तो इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि बोचहा किसी बिहार की राजनीति को बदल देगी अगर मुकेश सहनी यहाँ चुनाव जीत जाते हैं या फिर बीजेपी को हरा देते हैं, और उसका शुरुआत 2024 के लोकसभा में होगा। राजमोहन, एक सवाल और है, जैसे बोचहा की राजनीति में चाहे जो कुछ भी हो, परिणाम चाहे जो कुछ भी आए, उससे कितना उत्साह और कितना निराश मल्लाह समाज को होने की जरूरत है? क्या भी मुकेश सहनी बढ़ते के इसी परिणाम के बाद पहले वो अपने आप को अब समझ जाएंगे कि हम कितने में हैं, या फिर बैक हो जाएंगे, या आगे वो चलते रहेंगे? तो कितना उत्साह और कितना निराश मल्लाह समाज को होने की जरूरत है? देखिए, मुकेश परिणाम चाहे जो कुछ भी आए, मुकेश सहनी बैक हो जाएंगे ये तो मुझे लगता है कि कहना ही नहीं चाहिए। राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है। एक पार्टी उन्होंने बनाई है जिसको पहले कोई नहीं जानता था, अब उसे हर कोई जानता है। यूपी में भी लोग जान गए, झारखंड में भी लोग जान रहे हैं, और बिहार का लगभग हर कोई इस बोचहा की सीट से उन्हें जान गया। जिस प्रकार से उन्हें बीजेपी ने मंत्रालय से निकाला, मंत्रिमंडल से बाहर करवाया, उससे मल्लाह समुदाय में एक सहानुभूति भी है। और सहानुभूति इसलिए है कि हमारे जात के का एक नेता बना, उसने अपने दम पर पार्टी बनाई, और उसे इस प्रकार बाहर निकाल दिया गया, ये हमें मंजूर नहीं। और मुकेश सहनी बोचहा की सीट पर अगर नहीं भी जीतते हैं और वो अपना जो पूरा वोट है उसे अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मल्लाह समुदाय को छोड़िए, मुकेश सहनी खुश हो जाएंगे। मुकेश सहनी खुश हो जाएंगे कि जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया। वो चाहते बस यही है कि मल्लाह समुदाय पूरा पूरी उनके साथ है और वो बीजेपी को हराने में उनका साथ दे। और अगर ये कामयाब बोचहा की सीट पर हो गए तो ना मल्लाह जो समुदाय के लोग हैं वो नाराज होंगे और ना ही मुकेश सहनी नाराज होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों का जो बदला है वो सिर्फ वही है कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल अगले 2024 के लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से चर्चा अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन में जदयू और बीजेपी को लेकर के हो रहा है, ऐसे में बीजेपी भी क्या 2024 या फिर 25 की तैयारी में अभी से लग गई है?
क्या बीजेपी अपना खुद का नेतृत्व बिहार को देने के लिए अभी से तैयारी कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है क्या? देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या बिहार में यही है कि चेहरा नहीं है उसके पास बिहार में। मोदी के नाम पर 2015 में वो चुनाव लड़ चुकी है, मोदी के चेहरे को आगे कर लड़ चुकी है, लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि आरजेडी और जेडीयू अगर मिल गए तो इन्हें हराना मुमकिन नहीं। हालांकि बीजेपी के नेता ये जरूर कहते हैं कि अब हमें यूपी के तर्ज पर बिहार में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। नीतीश कुमार का जो छाया है, जो सामने फ्रंट पे वो खड़े रहते हैं, जो उनकी तस्वीर है, अब उन्हें हटाना चाहिए। अपना एक जनधार हम लोग के पास है, हम ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी बातों को नहीं सुनते, उनके अफसर उनको नहीं सुनते। तो बीजेपी इस कोशिश में तो लगी है कि किसी तरह से अपना जनधार बनाकर, अपना एक चेहरा बनाकर बिहार में उतारा जाए। कोशिश में जरूर है, पर अब तक सफल नहीं हुई है, इस बात को भी हमें समझना होगा। भूमियार वोट बैंक उसका एक कैडर वोट बैंक रहा, और उसमें भी अगर सेंधमारी हो रही है, वो भी लोग नाराज हो रहे हैं, तो उसके लिए तो और ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। तो बिहार में अगर राजनीति करनी है, 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, तो उसे जेडीयू को अपने साथ तो फिलहाल रखना होगा और रखने की कोशिश करनी होगी, और इस बात को नीतीश कुमार भी बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए अगर उन्हें रिस्क लेना होगा तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लेंगे। और जो दोनों पार्टियों के बीच में खाई है, वो ये दर्शाती है कि ये गठबंधन अब चलने वाला नहीं है, ये गठबंधन टूटेगा, और टूटेगा तो 2024 के लोकसभा में ही टूटेगा। नीतीश कुमार 1 साल का अपना कार्यकाल छोड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी को किसी भी तरीके से वो बिहार में पांव जमाने नहीं देना चाहते हैं। यही एक सारांश है जो वीआईपी के इस सीट पर ज्यादा जनाधार लाने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। चलिए राजमोहन, 2 लाइन में एक सवाल और रखेंगे, मैं चाहूंगा 2 लाइन में उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। चिराग पासवान फिर क्या करेंगे? चिराग पासवान अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 24 पासवान को लेकर जो सवाल है वो सबसे ज्यादा यही है कि कभी मोदी को अपना हनुमान कहते थे, और आज जो उनके साथ हुआ, जो बंगला छीना गया। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, चिराग पासवान अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनके मंत्रियों के खिलाफ भले बोल दे बिना नाम लिए, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान को मालूम है कि बिहार में अगर सत्ता चाहिए, राजनीति करनी है, तो किसी के साथ तो चिपकना होगा। जेडीयू के साथ तो वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का वो विरोध करते हैं, उन्हीं के विरोध पे उनकी राजनीति चल रही है, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव की पहले की बात हो या अब वर्तमान की बात हो। नीतीश के साथ वो नहीं जा सकते। तेजस्वी के साथ वो उसी समय जाएंगे जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं बनेगा। चिराग पासवान अभी भी इस मोह में है कि 2024 में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो हम बीजेपी के साथ फिर से हो जाएंगे, पर ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा भविष्य की बातें हैं। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी भी जानती है कि चिराग पासवान की उसको जरूरत है, इसीलिए उसके बड़े बड़े नेता चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कई नेता और मंत्री तो ये भी कहते हैं कि चिराग हमारे साथ है। तो हर कोई अपना स्वार्थ किसी तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहा है बिहार में। नीतीश कुमार का साथ बीजेपी से छूटेगा, चिराग पासवान बीजेपी के साथ होंगे, ये भी तय है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन। खासतौर पर बोचहा की राजनीति से जो एक नया उबाल, नया राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है, उस पर आपने बाखूबी समझाया हमारे दर्शकों को। और जो लोग ग्राउंड पर हमसे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार परिणाम चाहे जो कुछ भी आए, सहनी समाज को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपका वर्ग विशेष क्या सोचता है, यानी कि राजनीतिक विश्लेषक और जो पत्रकार हैं उनमें क्या चर्चाएं चल रही है, लोग जानना चाहते हैं। तो इसकी चर्चा जो भी आपने समझाया बाखूबी समझाया, और खास तौर पर 16 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट होने के बाद और बेहतरीन ढंग से होना लगभग संभव होगा, और होने भी लगेगा। मुकेश सहनी चाहे कोई भी फैसला ले, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के अब बिहार की राजनीति में एक अलग चर्चा जरूर देखने को मिल सकता है। तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसलिए भी दबाइए क्योंकि ये दबाना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खबर पहुंचाना।
अगर आप किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने मुद्दे के साथ कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिख जाइए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, बात करेगी और आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी, आपके मुद्दे को दिखाएगी और फिर उस पर जवाब तलाशने की भी बखूबी कोशिश करते नजर आएगी। जिस तरीके से हमने बोचहां के विधानसभा के दौरान हमने रिपोर्टिंग के दौरान जो कुछ भी किया, सब आप लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि प्यार, विश्वास, समर्थन जरूर आप लोगों का हमारे चैनल के प्रति बढ़ा है। कई लोगों ने कामों को सराहा है, कई लोगों ने कामों को लेकर के सवाल भी उठाया है। जिन लोगों ने सवाल उठाया उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने सराहा उन्हें भी धन्यवाद। लेकिन जिन लोगों ने सवाल उठाया उनसे हमारी एक आग्रह है कि एक बार खुद पर भी जरा सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी हमारी नहीं, समाज के एक हिस्से में आप भी आते हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। एक कदम आप आइए, 4 कदम हम चलने को आपके तरफ प्रेरित है, करते रहेंगे और इसके लिए प्रतिबंध है। तो फिलहाल बोले भारत के जितने भी दर्शक हैं, बोचहां चुनाव में जो भी आप लोगों की तरफ से प्यार समर्थन मिला, उस पर हम विशेष क्या कहें, एक बात जरूर आप लोगों को कहकर जाएंगे कि आपने आगे के लिए हमारे नजरिया को स्पष्ट कर दिया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारे तरफ से लगातार वीडियोस में बताते रहे हैं कि अब केवल बोचहां विधानसभा का क्षेत्र नहीं, 243 विधानसभा का क्षेत्र अभिषेक तिवारी बोले भारत टीम के संवाददाता घूमने वाले हैं और हमारा चैनल बाखूबी 243 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अब जनता के समक्ष लाएगा और जरूर लाएगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।